बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों बीए सेकंड सेमेस्टर मिलिट्री साइंस के मॉडल पेपर के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। यानी कि सैन्य विज्ञान और सैन्य विज्ञान बीए द्वितीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, खास करके बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर यानी कि बीए पार्ट 1 सेमेस्टर 2 के मॉडल पेपर के बारे में, सैन्य विज्ञान अर्थात मिलिट्री साइंस के विषय वस्तु के मॉडल पेपर अर्थात उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया जाएगा, जिसके अंतर्गत लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को समाहित करने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से किया गया है, जो कि आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। ठीक है, अब पेपर का नाम क्या है? आपको सैन्य विज्ञान के अंतर्गत आपको पढ़ना क्या पड़ेगा? तो भारत का सैन्य विज्ञान आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा भैया? भारत का सैन्य विज्ञान आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि अंग्रेजी में मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, जिसके अंतर्गत आप वैदिक और महाकाव्य काल में सैन्य व्यवस्था कैसी थी भारत की, उसके बारे में जानेंगे। ओके, यानी कि मिलिट्री सिस्टम इन वैदिक एंड एपिक एज। इसके अलावा जो है आप 326 ईसा पूर्व के जो हाइड स्पेस युद्ध के विशेष संदर्भ में आप जो है मकदूनिया और भारतीय युद्ध कलाओं के बारे में जानेंगे। उसके बाद में कौटिल्य का युद्ध दर्शन जो रहा, यानी कि राजशिल्प, उनका सैन्य संगठन, हथियार, गुप्तचर व्यवस्था कैसी, युद्ध की कला क्या रही, उसको जानेंगे। उसके बाद में तराइन की युद्ध, यानी कि जो 1192 ईस्वी में हुआ था, उसके विशेष संदर्भ में तुर्क और राजपूत सैन्य व्यवस्था के बारे में समझेंगे हम। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के विशेष संदर्भ में सल्तनत कालीन जो सैन्य संगठन है और उसकी सामरिक जो नीति है, सामरिक नीति उसके समकालीन की, तो उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद में पानीपत का युद्ध जो 1526 में हुआ, उसकी विशेष संदर्भ में मुगलों की सैन्य व्यवस्था के बारे में समझेंगे हम। खास करके पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, उसके संदर्भ में। इसके बाद में हम राजपूत सैन्य संगठन यानी जो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में, उसके विशेष संदर्भ में हथियार प्रणाली तथा रण कौशल के बारे में जानेंगे, राजपूत सैन्य संगठन के। ओके, इसके बाद में अगर हम बात करें, इसके बाद में अच्छा, ये तो रहा आपका पेपर 1 का। तो पेपर 1 का ये आपका जो है पोर्शन हो गया। ओके, अब पेपर 2 में जैसे आप प्रवेश करेंगे, उसके अंदर पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1761 ईस्वी में, ये पेपर 2 में ही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्रश्नों को मैं समाहित करने का प्रयास एक ही वीडियो में करूंगा। तो आपकी यूनिवर्सिटी में चाहे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए, चाहे लिखित हो या किसी प्रकार का हो, पेपर 1 पेपर 2 दोनों समाहित करके पूछाता हो या फिर अलग अलग पूछाता हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ओके, चूँकि इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो हम पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में, उसके विशेष संदर्भ में जो मराठों का सैन्य संगठन है उसके बारे में जानने को प्रयास करेंगे हम लोग। सॉरी, उसके बाद में जो सेबराओं का युद्ध हुआ था 10 फरवरी 1846 ईस्वी में, उसके विशेष संदर्भ में हम सिख जो सैन्य संगठन है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी की सैन्य प्रणाली देखेंगे, भारतीय सशस्त्र बलों का उदय कैसे होता है। इसके बाद में 1858 से 1947 ईस्वी तक के काल को हम देखेंगे, भारतीय नौसेना और वायुसेना का विकास कैसे हुआ 1947 तक। इसके बाद में जो आपको लास्ट पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, वो स्वतंत्रता के बाद जो युद्ध हुए हैं भारत में, उसको हमको ब्रीफ में पढ़ना है, यानी संक्षेप में पढ़ना है। ओके, ज़्यादा विस्तार से नहीं पढ़ना है, संक्षेप में पढ़ना है हमको। जो प्रथम जो है भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1947 से 1948 ईस्वी के आसपास, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद में जो भारत चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, उसको समझेंगे। उसके बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है सेकंड वाला 1965 में, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानने का प्रयास। उसके बाद में बांग्लादेश की जो मुक्ति संग्राम होता है, यानी बांग्लादेश को लेकर के जो है भारत के द्वारा प्रयास किया गया था, बांग्लादेश को भारत मुक्त करवाया था, भारत ने ही मुक्त करवाया था। तो एक प्रकार से उसका जो एक प्रकार से 1971 का जो समय काल है, उस समय की बात है जब इंदिरा गांधी थी शासनकाल में, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद में क्या समझेंगे, उसके बाद में 1991 का जो कारगिल संघर्ष हुआ है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर ये चीज़ें पढ़नी है और विस्तार से हम जानने का प्रयास करेंगे। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को समाहित करने का प्रयास रहेगा। हालांकि ये तो मॉडल पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन इसके बाद वाला जो मॉडल पेपर आएगा उसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को ना रख करके हम अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का लिखित मॉडल पेपर तैयार करेंगे, उसके उत्तर को बताएंगे। तो आप लोग उसको अगर आपको देखना है तो आप अभी लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी दोस्तों से अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाइए भाई, सभी दोस्तों के पास शेयर करो। ओके, चलिए देखिए। और सैन्य विज्ञान का देखो भाई, वीडियो लोग क्यों नहीं बनाना चाहते, जैसे कि सैन्य विज्ञान हो गया, मनोविज्ञान हो गया, इन सभी में व्यू बहुत कम आते हैं। खास करके क्या होता है कि आप जो है 1.5-2 घंटे मेहनत करोगे, उसका कोई फ़ायदा या फिर एक प्रकार से होता है कि हाँ उस पर जितना सोचो व्यू वगैरह उतना आ नहीं पाते, तो थोड़ा सा जो है डाउन होता है, कहीं ना कहीं पे मोटिवेशन लेवल जो होता है
लेकिन फिर भी मैं जिस प्रकार से सोशियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, जिस प्रकार से हिंदी साहित्य पढ़ा रहा हूँ, हालांकि हिंदी साहित्य की वीडियो डालो तो उस पर बहुत ज़्यादा व्यू आते हैं हमारे चैनल पर, तो खास करके मुझे अब ये होता था कि हिंदी साहित्य ही पढ़ा दो 1 घंटे में, लेकिन फिर होता है कि नहीं, हमारे सारे स्टूडेंट समान हैं, जो हिंदी लिए हैं वो भी मेरे ही हैं और जो सैन्य विज्ञान लिए वो भी मेरे ही हैं। किसी तरीके से सभी के बारे में हमको सोचना है, अंग्रेजी लिए हैं वो भी मेरे हैं, तो सभी के बारे में हमको सोचना कहीं ना कहीं पे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि सैन्य विज्ञान का भी आपके समक्ष दिया जाए, जिस प्रकार से हिंदी का, सोशियोलॉजी का, पॉलिटिकल साइंस का, होम साइंस का, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, इंग्लिश का, संस्कृत का, इस प्रकार से दिया गया, इकोनॉमिक्स का, शिक्षा शास्त्र का जिस प्रकार से दिया गया है, इसी प्रकार से ये भी देना चाहिए। मनोविज्ञान का भी मैंने दिया, तो इस प्रकार से सैन्य विज्ञान का भी आपके समक्ष आया, तो अब मैं लेकर के हाजिर हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स इसमें बताए गए हैं, इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं, तो आप परेशान होने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आइए हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार प्रश्न आपके कैसे पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में। चलिए देखते हैं भाई। तो आपके समक्ष यहाँ पर देखिएगा, आपके समक्ष स्क्रीन पर जो है विजुअल हो पा रहा होगा, देखिए बड़े आसानी से प्रश्नों को समझेंगे। पहला प्रश्न आपके समक्ष है कि आर्यों का मुख्य हथियार क्या था। आर्यों का मुख्य हथियार क्या था, भाला, कटार या मुगदर या फिर धनुष बाण। तो भैया आर्यों का जो मुख्य हथियार था वो क्या था, धनुष बाण था। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर डी, धनुष बाण। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा, ऋग्वेद में अग्नि को किसका दूत बताया गया है। ऋग्वेद में अग्नि को किसका दूत बताया गया भैया, तो अग्नि को जो है चंद्रमा का दूत बताया गया है, या राजा का, या वरुण का, या फिर सूर्य का, बताइए। तो ऋग्वेद की अगर बात की जाए तो अग्नि को राजा का दूत बताया गया। किसका दूत, राजा का दूत बताया गया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, अग्नि जो है राजा का दूत है, ये ऋग्वेद में बताया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, महाकाव्य काल में क्षत्रिय कितने विवाह कर सकते थे। महाकाव्य काल में क्षत्रिय कितने विवाह कर सकते थे, 1 विवाह कर सकते थे, या 2 विवाह कर सकते थे, या 3 कर सकते थे, या बहुत सारा कर सकते थे। तो भैया अगर बात की है महाकाव्य काल के क्षत्रियों की, तो उस समय क्षत्रिय लोग विवाह कर सकते थे, लगभग 3 विवाह कर सकते थे। देखिए 3 विवाह कर सकते थे, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, महाभारत के कुरुक्षेत्र में कौरवों की कितनी जो है अक्षौहिणी सेनाएं थी, बताइए कितनी अक्षौहिणी सेनाएं थी किसकी, कुरुक्षेत्र में कौरवों की, बताने का प्रयास करें। 9 थी, 11 थी, या 8 थी, या 7 थी। तो भाई 8 सेना थी, ओके 8 सेनाएं थी, मतलब कि 8 अक्षौहिणी सेना थी। ऑप्शन नंबर इसका सही करेक्ट होगा। अगला प्रश्न वहीं पर देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, मनुस्मृति में कितने प्रकार की सेनाओं का वर्णन किया गया है। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। मनुस्मृति में कितने प्रकार की सेनाओं का वर्णन किया गया भैया, 4 प्रकार का किया गया है, या 8 प्रकार का किन का है, या फिर 6 प्रकार का, या 3 प्रकार का। तो मनुस्मृति में बता दें अगर आपको, तो 8 प्रकार की सेनाओं का वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, सिंधु सभ्यता के निर्माता थे। सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे, आर्य थे, या द्रविड़ थे, या विदेशी लोग थे, या सुमेरियन थे। तो भैया सिंधु सभ्यता के जो निर्माता थे वो आर्य समाज के लोग थे, यानी कि आर्य थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से आपको बहुत सारे प्रश्नों को जानकारी मिलती रहेगी, और ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, ये बात भी ध्यान रखेंगे, सारे के सारे प्रश्न कैसे हैं भैया, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन प्रश्नों को आप जो है अगर नोट डाउन कर सके तो नोट डाउन करिए, अगर नहीं नोट डाउन हो पा रहा तो एक बार जब लाइव खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में आप वीडियो देख लीजिएगा, पॉज करके एक एक प्रश्नों को आप लिख लीजिएगा। और नहीं लिख पा रहे हैं तो आप लोग 2 से 3-4 बार वीडियो अगर देख लेंगे, और जब भी वीडियो देखें तो आप लोग यूट्यूब पर आकर के ही देखा करें, ठीक है। डेटा वोटा ऑन करके देखो, तो उससे क्या होगा कि थोड़ा बहुत व्यू बढ़ेगा, तो इससे क्या होता है कि थोड़ा मोटिवेशन लेवल मेरा बढ़ेगा, और भी आप लोगों को वीडियो देने का प्रयास करूंगा। लिखित का भी अच्छा मॉडल पेपर आएगा, और भी ऑब्जेक्टिव का अगर आप लोगों की इस वीडियो पे अच्छा प्यार दुलार देते हैं आप, तो और भी वीडियो मैं दे दूंगा, तो उसको लेकर के ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा साथ दें। ओके चलिए, तो सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे भाई, आर्य थे। आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, हड़प्पा सभ्यता कब विकसित हुई। बताइए, एक ही वीडियो में मैं सारे के सारे प्रश्नों को आपको दे देता हूँ, कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। शुक्ला स्टडी पॉइंट मात्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको लगातार हर एक सब्जेक्ट की मॉडल पेपर और हर एक सब्जेक्ट के बारे में विस्तार समझाने का प्रयास करता है। मॉडल पेपर के साथ साथ सिलेबस वगैरह भी मैं देता हूं, तो उसको लेकर के परेशान ना हो, जल्दी और समय मिलता रहेगा तो मैं सिलेबस के बारे में भी आपको पढ़ाऊंगा, और भी लेक्चर्स आपको दूंगा, और भी ऐसे चैप्टर्स जो मैंने बताए थे उसके बारे में भी समझाने का प्रयास रहेगा। बस थोड़ा सा टाइम मिले तुरंत मैं आप लोगों के लिए वो भी आपको यूट्यूब पर ही दे दूँगा। ओके, प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता कब विकसित हुई भैया। हड़प्पा सभ्यता जो विकसित हुई थी, कब विकसित हुई, हड़प्पा सभ्यता 2750 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। कब, 2750 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, सिंधवासियों का प्रमुख देवता कौन था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, सिंधवासियों का प्रमुख देवता कौन था भाई, बताने का प्रयास करेंगे। सिंधवासियों का प्रमुख देवता कौन था, फटाफट से बताएं।
सिंधुवासी जो थे या सिंधु घाटी के जो लोग रहते थे सिंधु सभ्यता के, उसके मतलब उनके प्रमुख देवता कौन थे? विष्णु भगवान थे या गणेश भगवान थे या पशुपति यानी शिव जी थे या ब्रह्मा जी थे? बताएं। तो सिंधुवासी जो थे वो पशुपति यानी कि शिव जी की पूजा किया करते थे। ओके। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मोक्षये मामृतात्। ओके। ओम। अगला प्रश्न देखिएगा, सर्वाधिक पुरातन वेद कौन सा है? यानी कि सबसे पुरातन माने प्राचीन। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? अथर्ववेद जी नहीं, सामवेद नहीं, यजुर्वेद नहीं, ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। ऋग्वेद सबसे पुराना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सबसे लास्ट का न्यू है। ओके। तो आपसे पूछेगा कि वेद त्रयी में कौन कौन आते हैं? तो वेद त्रयी में सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद आता है, अथर्ववेद नहीं आता है। अगला प्रश्न देखिएगा, ऋग्वेद में पैदल सेना, ऋग्वेद में पैदल सेना को किस नाम से जाना जाता था? तो ऋग्वेद में जो पैदल सेना होती थी उसको किस नाम से जाना जाता था भैया? अक्षौहिणी सेना कहा जाता था, या फिर जो है अनिकनी सेना कहा जाता था, या चतुरांगणी सेना कहा जाता था, या प्रतना जो है सेना कहा जाता था। तो ऋग्वेद में जो पैदल सेना होती थी उसको प्रतना जो है सेना कहा जाता था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, प्रतना। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, वैदिक काल में प्रमुख सेनांग था। वैदिक काल में प्रमुख सेनांग क्या होते थे? रथ सेना होती थी, या फिर हस्त सेना, जल सेना, या गुप्तचर सेना? तो भाई जो है प्रमुख सेनांग होता था वो रथ सेना ही होती थी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। ओके, सॉरी ए करेक्ट होगा, रथ सेना। ओके। अगर आपसे एग्जाम से पूछे कि वैदिक काल में रथ सेना का प्रमुख हथियार क्या था, तो प्रमुख हथियार धनुष बाण हुआ करता था। जो रथ पर बैठते थे खास करके धनुष बाण से जो है युद्ध किया करते थे। आप लोगों ने महाभारत में देखा होगा, महाभारत में देखा राम जी कैसे थे? राम जी तो पैदल ही जो है पूरी लंका सफा दिए थे। वैसे बात करें अगर हम जो है महाभारत की, तो उसमें सब रथ पर बैठे रहते थे, ज़्यादातर तीर लोग चलाते थे, क्योंकि रथ पर है, दूर उधर एक खड़ा हुआ है और उधर से तीर चला रहे हैं, तीर आपस में लड़ा रहे हैं, ठीक है। और मौका मिला तो उधर से एक तीर उनके मुकुट पे मार दिया, रथ के चक्के में मार दिया, फिर सीने में मार दिया, मतलब कि फिर खात्मे समझो। तो इस प्रकार से होता था, दांव देख करके मार देते थे। अगर आपसे पूछे कि महाभारत महाकाव्य की रचना किसने करी है, तो किसने करी भैया? वेद व्यास जी ने करी। ये सब प्रश्न एग्जाम से पूछ सकता है। अच्छा, महाभारत युद्ध में कितनी अक्षौहिणी सेना का प्रयोग हुआ था? कितनी अक्षौहिणी सेना का प्रयोग हुआ था? तो 18 अक्षौहिणी सेना का प्रयोग हुआ था। कितनी? 18 अक्षौहिणी सेना का प्रयोग हुआ था, जिनमें से बात की है तो 8 अक्षौहिणी सेना मात्र कौरवों के पास थी। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, क्लियर हो गई बातें? अच्छा, जो कुरुक्षेत्र है यानी जो महाभारत का जो ऐतिहासिक जो एक प्रकार से युद्ध हुआ था, ऐतिहासिक मैदान जो कुरुक्षेत्र का है, वो कहाँ पर है? भारत के किस राज्य में इस समय स्थित है? तो हरियाणा राज्य में स्थित है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि कौटिल्य का प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। देखिए सभी लोग, प्रश्न आपके समक्ष है कि कौटिल्य का युद्ध दर्शन मुख्यतः किस व्यवस्था पर आधारित था? कौटिल्य यानी कि चाणक्य का युद्ध दर्शन जो था, यानी कि युद्ध से संबंधित जो विचार होता है उसी को युद्ध दर्शन कहा जाता है। तो वो मुख्य रूप से किस व्यवस्था पर आधारित था? सेना व्यवस्था पर यानी सेना पर, या दुर्गों पर, या गुप्तचरों पर, या शास्त्र मतलब कि शस्त्र अस्त्रों पर? बताइए। तो कौटिल्य का जो युद्ध दर्शन है ये मुख्य रूप से सेना पर निर्भर था। किस पर? सेना पर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, सॉरी। अगला प्रश्न देखिएगा, आचार्य कौटिल्य को और किस नाम से जाना जाता है? आचार्य कौटिल्य को और किस नाम से जाना जाता है? सिकंदर के नाम से बिल्कुल नहीं, चंद्रगुप्त के नाम से नहीं, तो चंद्रगुप्त को सिखाया था इन्होंने। नेपोलियन के नाम से बिल्कुल नहीं। ओके, चाणक्य के नाम से, बिल्कुल चाणक्य के नाम से जाना था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कौटिल्य ने विदेश नीति के कितने अंग बताए हैं? तो कौटिल्य ने विदेश नीति कितने अंग बताए भैया? 5 बताए ना, कि 4 बताए, कि 6 बताए, कि 3 बताए? चाणक्य जी विदेश नीति के कितना अंग बताए ना? 6 अंग बताए भैया। कितने अंग बताए? 6 अंग बताए। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखो नवा भाई, चलिए अगला प्रश्न क्या है? गुप्त साम्राज्य की समयावधि है, यानी कि कितने समय गुप्त काल रहा है गुप्त साम्राज्य। वैसे जो है हिंदी मतलब वैसे इतिहास का, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त साम्राज्य को, गुप्ता पीरियड को। तो गुप्त साम्राज्य की जो समय की अवधि रही है वो कितनी रही भैया? तो 320 ईसा पूर्व से लेकर के 550 ईसा पूर्व तक का जो समय काल है गुप्त साम्राज्य की समयावधि। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है गुप्त साम्राज्य का पतन कब हुआ? गुप्त साम्राज्य का पतन कब हुआ भाई? गुप्त साम्राज्य का पतन कब हुआ था? 450 ईसा मतलब ईस्वी में, या 550 ईस्वी में, या 500 ईस्वी में, या 600 ईस्वी में? बताने का प्रयास करेंगे। तो कब हुआ था भैया गुप्त साम्राज्य का जो एक प्रकार से गुप्त साम्राज्य का जो पतन हुआ था वो कब हुआ था? बताने का प्रयास करेंगे।
तो 500 ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट होगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 500 ईस्वी। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। ओके, चलिए आगे देखा जाए भाई। तो गुप्त साम्राज्य का पतन कब हुआ था? तो गुप्त साम्राज्य का पतन लगभग 500 ईस्वी के आसपास, यहाँ पर आप मान सकते हो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। और यहाँ पर ईसा पूर्व के स्थान पर ईस्वी होना चाहिए यहाँ पर। ओके, 320 से 500 के आसपास तक। ओके, ये बात ध्यान रखिए। आगे देखते हैं, गुप्त काल में कितने प्रकार की सेनाओं का उल्लेख मिलता है? गुप्त काल में कितने प्रकार की सेनाओं का उल्लेख मिलता है भैया? तो 3 प्रकार की सेनाओं का उल्लेख मिलता है, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, गुप्त काल में सेना के सबसे बड़े अधिकारी को कहते थे? गुप्त काल में सब सेना का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसको क्या कहा जाता था? सेनापति या फिर महाश्वपति या फिर बालाध्यक्ष या फिर बालाधिकृत? बताएं, गुप्त काल में सेना के सबसे बड़े अधिकारी को क्या कहते थे? तो बालाधिकृत उसको बोला जाता था, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, गुप्त काल में गुप्तों के पास कितने हाथी थे? गुप्त काल में गुप्तों के पास कितने हाथी थे भाई? कितने हाथी थे? तो लगभग 4000 हाथी के आसपास थे, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था भैया? सभी को पता है, चंद्रगुप्त मौर्य। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कौटिल्य किस विषय का आचार्य था? कौटिल्य जो थे यानी कि आचार्य कौटिल्य यानी चाणक्य जी जो थे वो किस विषय के आचार्य थे? यानी किस विषय के आचार्य थे भाई वो? तो राजनीति शास्त्र के आचार्य थे, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, पृथ्वीराज चौहान यानी पृथ्वीराज को किसने मरवा डाला था? बताएं। वैसे जो है मूवी आप देखे होंगे, पृथ्वीराज चौहान आई है। ओके, देखे होंगे तो उसमें आपको पता ही चला होगा, मैंने तो नहीं देखी है, तो आप लोग देख लीजिएगा। वैसे पृथ्वीराज और जो है मतलब कि चाणक्य, उनके बीच में पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी जो था उसके बीच में युद्ध हुआ था। उसी में पृथ्वीराज एक प्रकार से पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाती है, शायद मार देता है, कुछ ऐसे होता है, डाउट इसमें। लेकिन फिर भी अगर इसमें देखा जाए तो मोहम्मद गौरी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। और भी चाणक्य से प्रश्न पूछ सकता है कि चाणक्य किस विश्वविद्यालय के आचार्य थे? तो तक्षशिला के थे। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। महत्वपूर्ण इनकी कृति कौन सी अर्थशास्त्र के नाम से फेमस है? वो तक्षशिला वर्तमान में कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में। कहाँ पर पड़ता तक्षशिला? वर्तमान का तो पाकिस्तान में पड़ता है। ओके, ये सब बातें ध्यान रखिएगा। ओके, मेगास्थनीज जो है किसकी, मेगास्थनीज ने किस पुस्तक, कौन सी पुस्तक लिखी जिसमें मौर्य सैन्य प्रणाली के बारे में हमको जानकारी मिलती है? तो उसकी पुस्तक है इंडिका। जब आप पढ़ेंगे तो उसमें मौर्य सैन्य प्रणाली के बारे में जानकारी मिलेगी। अच्छा, अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कितने आमात्यों का उल्लेख किया है? तो 18 आमात्यों का इन्होंने उल्लेख किया है। ओके, इस प्रकार चीज़ें हैं, बड़ी फेमस चीज़ें। आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न को जानते हैं। प्रश्न क्या है कि पृथ्वीराज को किसने मरवा डाला था? तो मोहम्मद गौरी ने, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि गौरी ने सिंध प्रांत पर कब आक्रमण किया? बताइए भाई, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। जो मोहम्मद गौरी ने सिंध प्रांत पर कब आक्रमण किया था? कब आक्रमण किया भैया? 1181 ईस्वी के आसपास, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगर आपसे पूछे कि मोहम्मद गौरी की सेना कितने भागों में बटी थी, तो मोहम्मद गौरी की जो सेना थी वो 5 भागों में बटी हुई थी। ओके, ये बात ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी किसका पुत्र था? महमूद गजनबी किसका पुत्र था? मोहम्मद गौरी का था या सुबुक्तगीन का था या गयासुद्दीन का था या अलाउद्दीन का था? तो जो महमूद गजनबी था ये सुबुक्तगीन का लड़का था, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समझिए, सुबुक्तगीन की मृत्यु कब हुई थी? सुबुक्तगीन की मृत्यु कब हुई थी भाई? कब हुई थी सुबुक्तगीन की मृत्यु? सुबुक्तगीन की जो मृत्यु हुई थी 997 ईस्वी के आसपास, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अकबर के शासनकाल में मनसबदारों को कितने पद थे? अकबर के शासनकाल में मनसबदारों के कितने पद थे? बताएं। 33 पद था, ऑप्शन ए। बी है 35 पद, सी है 38 पद और डी है 37 पद। बताने का प्रयास करेंगे। 33, 35, 38, 37। अकबर के शासनकाल में मनसबदारों को कितने पद थे भैया? तो कितने पद थे? 33 पद थे, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, दाऊद खां अपने पालतू पक्षियों पर कितना खर्च करता था? बताइए। दाऊद खां जो था वो अपने पालतू पक्षियों पर कितना खर्च करता था? ऑप्शन ए है 20,000 असरफियाँ खर्च करता था। ऑप्शन ए 20,000 असरफियाँ।
ऑप्शन बी है 25,000 अशरफियाँ, ऑप्शन सी है 22,000 अशरफियाँ और ऑप्शन डी है 28,000 अशरफियाँ। बताएं। दाऊद खान जो था वो अपनी पालतू पशुओं पर या पक्षियों पर पक्षियों पर ही, चूँकि जो है पक्षी ही उसके फेमस है ज़्यादा। दाऊद खान जो था अपने पालतू पक्षियों पर लगभग 25,000 अशरफियाँ खर्च करता था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि किस इतिहासकार के अनुसार मुग़ल सेना में नौसेना नहीं थी। किस जो है इतिहासकार के अनुसार मुग़ल सेना में नौसेना नहीं थी। सत्यनारायण दुबे जी ऐसा मानते हैं, या जो है डॉक्टर जायसवाल मानते हैं, डॉक्टर आशीर्वादी लाल मानते हैं, या BK बनर्जी मानते हैं। बताने का प्रयास करेंगे। तो इनमें से बात किया डॉक्टर आशीर्वादी लाल जो है वो मानते हैं कि मुग़ल सेना में नौसेना ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। आशीर्वादी लाल, ये चार के चारों आपके इतिहासकार हैं, बड़े फेमस है। आशीर्वादी लाल का नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, बड़े फेमस इतिहासकार हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है डॉक्टर अतुल चंद्र राय। प्रश्न क्या है? डॉक्टर अतुल चंद्र राय के अनुसार बाबर के पास कितनी नौकाएं थी? बताएं भाई, बाबर के पास कितनी नौकाएं थी, यानी नाव जो थी वो कितनी थी भाई? बताने का प्रयास करें, कितनी नौकाएं थी? डॉक्टर अतुल चंद्र राय के अनुसार बाबर के पास कितनी नौकाएं थी? कितनी नौकाएं थी भाई? तो 420 नौकाओं के आसपास थी इनके पास। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। अगला प्रश्न है कि अकबर के काल में बंदूकचियों की संख्या कितनी थी? बंदूकचियों की संख्या कितनी थी भाई? अकबर के शासन में बंदूक चलाने वाले लोगों की संख्या कितनी थी? 1,20,000 के आसपास। ओके, ये बंदूक चलाने वालों की, बंदूकची जो सैनिक होते थे। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? इस्लाम यानी मुस्लिम जो धर्म है इसके प्रवर्तक कौन थे भाई? इसके प्रवर्तक मोहम्मद हैं। कौन? मोहम्मद साहब। ओके, तो ये जिसके खिलाफ अभी जो है टिप्पणी हुई है, आप लोगों ने देखा होगा, इस समय सोशल मीडिया पर ज़्यादा हुड़क मची हुई है कि जो है ऐसा बोल दिया, दुनिया भर का चल रहा होगा, इस समय देख रहे होंगे आप। नुपुर शर्मा को ये करो, फांसी दे दो, दुनिया भर का आप बोल रहे हैं ना। वही जाकिर नायक एक है, वो मलेशिया में इस समय रहता है, और वो जो है आप देखेंगे मोहम्मद साहब के बारे में या फिर किसी भी भगवान के बारे में आप देखेंगे बड़े धड़ल्ले के साथ बोलता है। खूब जो कुछ लिखा है, जो कुछ भी आलोचना है खूब करता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। लेकिन क्या होगा कि यहाँ पर बैठ करके टीवी डिबेट में कोई मोहम्मद साहब के बारे में बोलेंगे, और मोहम्मद साहब के बारे में तो मान लेते एक ही नुपुर शर्मा जी ने बोला। बाकी आप देखेंगे कि जितने भी मुस्लिम प्रवक्ता आते हैं, मैंने देखा टीवी पर, बहुत ज़्यादा देखा, और उसमें आप देखेंगे अगर वो टीवी का डिबेट आप 10 दिन देख लो लगातार, आपका दिमाग वैसे एकदम से ख़राब होने लगा कि क्या चल रहा है यार पूरे देश में। तो देखेंगे यहाँ पर जो है इतना भद्दी भगवान शिव के बारे में ऐसे जो है डिबेट में ऐसा बोला जाता है। मैंने सुना, बहुत बुरा भी लगा, लेकिन फिर भी चले। तो उसको लेकर के कोई हिंदू तो सड़क पे आया नहीं कि हाँ चलो धड़ ना कर दुनिया भर का कि हमारे भगवान के। अरे बोलो, भगवान को बोलोगे, भगवान एक दिन अगर मूड सनका उनका तो तुरंत सफाया कर देंगे। तो ये मत सोचो कि आप जो है अपने भगवान की तरफ से आप जा कर के लड़ोगे और पूरा दुनिया तबाह कर दोगे। ऐसा करने के लिए आपको भगवान ने नहीं कहा। भगवान ये नहीं कहते कि आप जा कर के, अल्लाह ये नहीं कहता कि जा कर के आप झगड़ा करो, मार करो दुनिया भर का। ये दुनिया भर का जो ये लोग ऐसे कि जो पंथ को, धर्म को चलाने वाले हैं, वो लोग उकसा देते हैं। थोड़ा सा कोई हिंदू आया सड़क पे कि नहीं ऐसा नहीं, दुनिया भर का ये सब कभी आया? आप सोचो, आप लोग ही क्यों आते हो? चूँकि क्या हुआ है कि आप लोगों को भरमाया जाता है कि हाँ सड़क पे उतरो, ये करो। आप इस समय जब भारत की स्थिति ऐसी है कि सभी को एकजुट भाईचारा दिखाना चाहिए, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई इस नारे को फॉलो करना चाहिए। आपको खड़ा रहना चाहिए कि जो इस्लामिक कंट्रीज़ विरोध कर रही हैं उनका मुंहतोड़ जवाब दो। तो आप घर में ही एक प्रकार से कहते हैं घर के भेदी लंका ढाओ, तो वही वाला कार्य कर रहे हो। आप सोचो कि अगर आप ये ना करके भारत का सपोर्ट करते, तो वैसे देखो बीजेपी से तो नुपुर शर्मा जी को जो है निकाल भी दिया, सस्पेंड भी कर दिया गया बीजेपी मानने की हाँ ऐसे वक्तव्य नहीं बोलना चाहिए, ठीक है नहीं बोलना चाहिए। लेकिन फिर भी आप लोग भी आप इसको जानो ना कि हो रहा। अब आप दूसरे देश की एक प्रकार से बड़ाई करके आप जो है IOC के देशों का एक प्रकार जो 57 देश उसमें हैं उनके वो सोच रहे हो कि वो आएंगे यहाँ पर भारत में आपको रोटी कपड़ा मकान देने, तो वो कभी नहीं देंगे। वो तो चाहते हैं कि आप दंगे फंसे रहो, कुछ आगे ना बढ़ सको। जो व्यक्ति आगे हो जाता है वो कभी नहीं चाहता कि दूसरा व्यक्ति आपका बगल वाला भी आगे बढ़ सके। ये बात मान लो एकदम से। और ऐसे प्रकार से भरमाए ना, तो अपनी दिमाग भी है, कुछ पढ़ा लिखा होगा आप लोगों ने, तो उसको ध्यान में करो, वो देखो। आप खुद फर्जी परेशान मत हो कि हाँ आप क्या करोगे, धरना मान्यता करोगे, ये उनको फांसी होगी तो उससे आपको मिलेगा क्या, ये बताओ।
या कुछ भी किसी मान लेते हैं आप भाई कोई धर्म हिंदू धर्म के जो भगवान शंकर है उनको बोल रहा था कि वहाँ पर जाओ, जो है जहाँ पर रोड के किनारे देखोगे वहीं पर जो है वो जो बैरियर लगा रहता है वो भगवान शंकर है, लोग बोल रहा था। तो इससे क्या होता है कि मानसिकता उसकी दूषित है, वो एकदम से बेकार है। तो वो उसकी दूषित मानसिकता का आप लोग जो है क्यों एक प्रकार से नकारात्मक तरीके से भारत को एक प्रकार से सब जो है इन्वायरमेंट पैदा कर रहे हो, जगह जगह पर धरना ये प्रदर्शन कर रहे हो, ऐसा करो ऐसा करो। ये कम बुद्धि है। तो आप लोग ऐसा करें, अगर आपके पास है इंटेलिजेंस तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये तो भाई एक जो है सही बात यही कि अपने देश का समर्थन जब आपको करना चाहिए तब आप अगर अपने देश का समर्थन नहीं करेंगे तो फिर बाद में होगा क्या कि भाई देश भी जब आपको आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी तो देश भी आपका समर्थन नहीं कर पाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो मोहम्मद साहब हैं। हर धर्म यही सिखाता है कि किसी तरीके से आप अच्छी जीवन शैली, अच्छी दिनचर्या आपकी हो, अच्छे तरीके से जीवन यापन कर सको और ज़्यादा किसी को सताओ मत, दया की भावना आपके अंदर हो, यही हर धर्म सिखाता है। लेकिन कोई धर्म ये नहीं कहते जाकर के धरना करो, मार करो दुनिया भर का, कि हमारे लिए भगवान ये नहीं कहते कि हमारे लिए जाकर के तुम एकदम से लड़ाई कर लो, दुनिया भर का एक प्रकार से गोली तोप चलाओ। ऐसा भगवान कभी बोले किसी से या किसी किताब में लिखा हुआ मिला? कभी मिला? अगर मिला तो मेरे पास आ जाना, जो जिसके पास मिला होगा। अयोध्या से हूँ और गोंडा मेरा घर है, आप आ जाना तुरंत किताब लेकर के, या फिर जहाँ कहीं पर जितने पुराण वगैरह जितने भी आपके, या फिर जो है कुरान है या फिर बाइबल है या जो कुछ भी है सिख धर्म का जो एक प्रकार से गुरु ग्रंथ है, सभी से आप मिलाइए और कोई बताइए कि आपके ऊपर जो है क्या क्या आता है, ऐसे कोई करता है? चले हालांकि आगे देखते हैं। मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था भाई? मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था भाई? 570 ईस्वी के आसपास, आप देख सकते हो। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, मुग़लों का शासन था, बताएं भाई। और ख़ास करके यही जो है डिबेट वगैरह में यही सब देख देख करके जो है लोग एकदम से दिमागी थोड़ा सा, अब सोचो कि मैं जो है एक प्रकार से मैंने देखा तो मेरा भी दिमाग थोड़ा सा इधर उधर आउट हुआ। फिर मैंने सोचा ये सब फर्जी में बोल रहे हैं यहाँ पर बैठ करके, इनकी बातों का ध्यान मत दीजिए कभी और अपने काम से काम रखिए। जो कुछ हो रहा है होने दीजिए, ऐसे परेशान ना हो, हर एक चीज़ सही होगा। ये मत सोचो कि जो है इस्लामिक कंट्री वो 57 देश आकर के यहाँ पर भारत में कुछ कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे भारत का वो। ठीक है, भारत इतने आप में सक्षम है कि वो अगर रोटी कपड़ा उनका बंद कर दे तो वहाँ पर जो है भूखों मर जाएंगे, ऐसी स्थिति है। चले हालांकि मुग़लों का शासनकाल था, बताए भाई मुग़लों का शासनकाल था, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये बातें बहुत इस समय फेमस वो चल रही हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि बता दिया जाए, कोई दिक्कत ना हो, ताकि अगर मेरे छात्रों में से कोई ऐसा कर रहा है तो फिर वो प्रकार से वो गलत बात है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए आपको। मेरी तो राय यही, बाकी आपकी खुद की मर्जी, स्वतंत्र हो आप, जो इच्छा करो। ओके, मुग़लों का शासनकाल था भाई तो 1526 से 1707 ईस्वी तक। वैसे 1526 में बाबर आता है, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। 1707 ईस्वी में जो है इसकी जो औरंगजेब है जिसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर इसका ये लगा दीजिएगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष, मुग़लों की सेना के कितने मूल स्तंभ थे जिन पर उनकी विजय अवलंबित थी? बताए, मुग़लों की सेना के कितने मूल स्तंभ थे जिन पर उनकी विजय अवलंबित थी? बताने का प्रयास करेंगे तो 2। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? 2। अगला प्रश्न देखिएगा, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब लड़ी गई? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई कब लड़ी गई थी भैया? 1526 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। अगला प्रश्न, बाबर विजय रहता है इसमें। तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग सबसे पहले बाबर ने इसी में किया था। अगला प्रश्न है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके मध्य लड़ी गई? पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके मध्य लड़ी गई थी? तो किसी मध्य लड़ी गई थी भाई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ऑप्शन ए में दिए बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर द्वारा प्रयुक्त जो है सामरिकी का नाम क्या था? बताइए, सामरिकी का क्या नाम था जो पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर के ने प्रयुक्त किया था? तो आघात सामरिकी या फिर जो है ब्लड क्रीग सामरिकी या फिर तुलगमा सामरिकी या फिर प्रविष्टिकरण सामरिकी। तो मैंने अभी भी बताया युद्ध नीति कौन सी थी? तुलगमा युद्ध नीति। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगर तुलगमा ने कि 3 तरफ से घेर लो और एक तरफ से वार कर दो, इस प्रकार से। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, राजा को घेरो बस। अगला प्रश्न क्या है? तो शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी भाई? शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी के आसपास। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, शिवाजी की सेना में पैदल सेना की टुकड़ी में कितने सैनिक थे? शिवाजी की सेना में पैदल सेना की टुकड़ी में कितने सैनिक थे भैया? कितने सैनिक थे? तो आपके 10। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी ऑप्शन। तो सेना में पैदल सेना की टुकड़ी जो थी उसमें 10 सैनिक थे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, शिवाजी की अस्थायी सेना। प्रश्न है कि शिवाजी की अस्थायी सेना में पैदल सैनिक की संख्या थी। शिवाजी की
अस्थाई सेना में पैदल सैनिक संख्या कितनी थी भाई? 10,000 के आसपास थी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किस इतिहासकार के अनुसार मराठा सेना में 1.5 लाख अश्वारोही थे? बताएं। किस इतिहासकार के अनुसार मराठा सेना में 1.5 लाख अश्वारोही थे? बताएं। यदुनाथ सरकार, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। यदुनाथ सरकार ने ऐसा कहा था। उन्होंने कहा कि मराठा सेना में लगभग 1.5 लाख के आसपास अश्वारोही थे। ओके, 1,50,000। ओके, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। यदुनाथ सरकार इतिहासकार है। अगला प्रश्न, ये अश्वारोही सेना के यानी कि घोड़सवार अश्वारोही सेना के जुमलेदार को कितना वेतन मिलता था? अश्वारोही सेना के जुमलेदार को कितना वेतन मिलता था भैया? तो 540 हॉर्न जो है इसको सैलरी मिलती थी। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा। आगे बढ़ते और मुद्दों को समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष दिया हुआ है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कब बनाया गया? बताएं। प्रश्न आपका बड़ा ही फेमस है। एग्जाम से मैं आपसे और ये प्रश्न पूछे कि बाबर की सेना में अग्रदल को क्या कहते थे? तो उसको हरावल के नाम से आना था। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। 1542 में किसका जन्म हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न। अच्छा, मान सिंह कौन थे भाई? मान सिंह की मृत्यु कब हुई थी? एग्जाम से प्रश्न कभी भी पूछ लिया था। तो मान सिंह की मृत्यु 1792 ईस्वी में हुई थी। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। सेवराव का संग्राम किस समय में लड़ा गया? तो 1870 ईस्वी में सेवराव का जो है सोबराव का युद्ध लड़ा गया था। ओके, ये बात है। इसमें जो है लगभग 320 अंग्रेज सैनिक मारे गए थे। सोबराव का जो युद्ध हुआ था। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, प्रथम सिख युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्रथम सिख युद्ध लड़ा गया था 1845 में। ये सब बातें ध्यान रखिएगा। प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कब बनाया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस को ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कब बनाया गया था भैया? तो 1786 में बनाया गया। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? रानी लक्ष्मीबाई जी की मृत्यु कब हुई थी भैया? कब हुई थी? 17 जून 1858 में। 17 जून 1858 में जो है रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। ओके, 17 जून 1858। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट होगा? ए ऑप्शन। ओके, चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए। तो रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? 17 जून 1858 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तात्या टोपे जी को फांसी कब दी गई? तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? चलिए बताएं। ऑप्शन है 1858, बी 1856, सी 1859 और डी है आपका 1860। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? तो भाई 1859 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, लॉर्ड वेलेज़ली को भारत में कंपनी का गवर्नर जनरल नियुक्त करके भेजा गया। कब भेजा गया था? लॉर्ड वेलेज़ली को भारत में कंपनी का गवर्नर जनरल नियुक्त करके भेजा गया। कब भेजा गया था भाई? तो 1798 से लेकर के 1850 ईस्वी तक, 1805 ईस्वी तक। 1798 से 1805 ईस्वी तक था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि बम्बई में यूरोपीय सैनिक थे। बम्बई में यूरोपीय सैनिक थे। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। बम्बई में यूरोपीय सैनिक थे। ऑप्शन ए है, बिल्कुल वही है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 6500। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मद्रास में भारतीय सैनिकों की संख्या थी। मद्रास में भारतीय सैनिकों की संख्या कितनी थी? मद्रास में भारतीय सैनिकों की संख्या कितनी थी भैया? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो मद्रास में भारतीय सैनिकों की संख्या जो थी वो 53,000 के आसपास थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अंग्रेज अधिकारियों की संख्या प्रति रेजिमेंट में थी 10 या 12 या 25 या 22? बताएं। अंग्रेज अधिकारियों की संख्या प्रति रेजिमेंट में जो थी वो 22 थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मतलब एक रेजिमेंट में 22 जो है सैनिक हुआ करते थे, अधिकारी। अगला प्रश्न है, अंग्रेज़ सेना में सैनिक थे। अंग्रेज़ सेना में सैनिक थे, कितने सैनिक थे? 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के, 4 प्रकार के। तो अंग्रेज सेना में जो सैनिक हुआ करते थे वो 3 प्रकार के सैनिक थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बेलूर विद्रोह हुआ। बेलूर विद्रोह कब हुआ था? बेलूर विद्रोह जो हुआ था 1806 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1806 ईस्वी में। ये सब प्रश्न आने वाले हैं, एकदम से जान लीजिए। ओके, बेलूर विद्रोह कब हुआ? 1806 ईस्वी में हुआ था।
अगला प्रश्न देखिएगा, मद्रास और बम्बई, मद्रास और बम्बई में या मद्रास और बम्बई के सैनिकों का वेतन प्रतिमाह था। बताइए मद्रास और बम्बई के सैनिकों का वेतन प्रतिमाह कितना था भैया, 4 रुपया या फिर 5 रुपया, 6 रुपया, फिर 8 रुपया उस समय। तो मद्रास और बम्बई के सैनिकों का जो वेतन था वो 6 रुपया था। कितना था, 6 रुपया था प्रतिमाह। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट होगा, एक महीने में 6 रुपया मिलता था। अगला प्रश्न है, सिपाही बटालियन में अंग्रेज अधिकारियों की संख्या कितनी थी। सिपाही बटालियन में अंग्रेज अधिकारियों की जो संख्या हुआ करती थी वो 12 थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है भाई। अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की। भारत में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। तो बताइए भैया, बताइए भारत में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित करी थी। 1502 ईस्वी में, 1602 ईस्वी में, या 1600 ईस्वी में, या 1611 ईस्वी में। बताइए भाई, सभी लोग बताने का प्रयास करें। भारत में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की थी। तो कब करी भैया, 1600 ईस्वी के आसपास। 1600 ईस्वी में आए थे, बाद में जाकर के स्थापना पूर्ण रूप से जो होती बाद में होती। ओके, वैसे आ गए थे 1600 में ही। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, भारत में राजनीतिक सत्ता प्राप्ति हेतु, भारत में राजनीतिक सत्ता प्राप्ति हेतु हुए आंग्ल फ्रांसीसी जो युद्ध हुआ था, यानी आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, मतलब अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में जो संघर्ष हुआ था उसको क्या कहा जाता है। भारत में राजनीतिक सत्ता प्राप्ति के लिए आंग्ल फ्रांसीसी संघर्षों को हम क्या कहते हैं, कर्नाटक युद्ध या आर्कटाक युद्ध, मतलब कि जो है आर्टाक युद्ध, आर्काट युद्ध, या फिर एक प्रकार मैसूर युद्ध या तंजौर युद्ध। बताएं। तो जो राजनीतिक सत्ता प्राप्ति के लिए भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में जो संघर्ष चला उसको कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना था। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में ब्रिटिश शासन का संस्थापक कौन था। माउंटबेटन था, या क्लाइव था, लॉर्ड, या फिर बेलिजली था, या फिर डुप्ले था। बताएं। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक था वो लॉर्ड क्लाइव माना था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखें, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग कर दीजिएगा। जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास। प्रश्न क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू किया गया था, 1773 ईस्वी में। कब, 1773 में। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा, रेगुलेटिंग एक्ट। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था। 1780 ईस्वी में, या 1786 ईस्वी में, या 1773 ईस्वी में, या 1754 ईस्वी में। बताने का प्रयास करें सभी लोग। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया भाई, 1780 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम मुक्ति संग्राम कब लड़ा गया। भारत का प्रथम मुक्ति संग्राम कब लड़ा गया भैया, कब लड़ा गया था। तो भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या प्रथम मुक्ति संग्राम था 1857 यानी 1857 ईस्वी में लड़ा गया। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट होगा। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि भारत में ईस्ट इंडिया का शासन कब समाप्त हुआ। भारत में ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसका शासन कब समाप्त हुआ। तो 5 सितंबर 1858 ईस्वी को समाप्त हो जाता है। क्यों, चूँकि 1857 ईस्वी में क्रांति होती है, उसके बाद में 1858 का अधिनियम आता है। उस 1858 के अधिनियम में ब्रिटिश जो महारानी होती हैं वो कहती हैं कि सत्ता आप मेरे हाथों में चलेगी, यानी कि अब ताज के हाथों में, क्राउन के हाथ में, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सत्ता भारत की चली जाती है। और अब से कंपनी का शासन भारत में समाप्त होकर के और अंग्रेज सरकार का शासन भारत में चलने लगता है। ओके, ऑप्शन नंबर इसका ही करेक्ट होगा, 5 सितंबर 1858। अगला प्रश्न, 1857 के मुक्ति संग्राम के समय, 1857 ईस्वी के मुक्ति संग्राम के समय भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था जब 1857 की क्रांति हुई थी। तो कौन था भैया, तो वो कौन था, कैनिंग था। कौन था, अर्ल ऑफ कैनिंग। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए भाई, अगला प्रश्न आपको दिया गया कि 1965 में यानी कि 1965 ईस्वी में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले पाकिस्तान ने भारत के किस क्षेत्र पर आक्रमण किया। 1965 ईस्वी में सबसे पहले पाकिस्तान ने भारत के किस क्षेत्र पर आक्रमण किया भाई, किस क्षेत्र पर आक्रमण किया। पंजाब पर, कश्मीर पर, कच्छ के रण पर, या फिर राजस्थान पर। तो कच्छ के रण पर पहला आक्रमण किया था 1965 में। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट होगा। आगे बढ़िए। कच्छ का रण, कच्छ का रण, कच्छ के रण का क्षेत्रफल क्या है बताएं।
कच्छ के रण का क्षेत्रफल क्या है इनमें से? कच्छ के रण का क्षेत्रफल क्या है भाई? तो 20,720 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, यानी का। ओके, आपसे पूछे कि पाकिस्तान को अमेरिका से कौन से टैंक प्राप्त हुए थे जब युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान से, तो आगे चल करके चलिए प्रश्न आपके समक्ष आ ही गया। देखिए प्रश्न क्या आ चुका है, प्रश्न आपके समक्ष आइए। देखिए प्रश्न है कि पाकिस्तान को अमेरिका से कौन से टैंक प्राप्त हुए थे? बताएं सभी लोग फटाफट से। पाकिस्तान को अमेरिका से कौन से टैंक प्राप्त हुए थे भैया? सेचुरन टैंक मिला था, या पेटेंट टैंक मिला था, या आलोक टैंक, या फिर उपरोक्त तीनों टैंक प्राप्त हुए थे? तो भैया पाकिस्तान को अमेरिका से जो मिला था वो कौन सा टैंक था? वो टैंक था पेटेंट टैंक। ओके, ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट होगा। पाकिस्तान की मदद कर रहा था कौन? अमेरिका। कौन कर रहा था? अमेरिका कर रहा था। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, रूस अपना सच्चा साथी पुराने से बहुत दिनों से। आगे देखिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, भारतीय सेना ने टिथवाल पर कब आक्रमण किया? भारतीय सेना ने टिथवाल पर कब आक्रमण किया था? ए ऑप्शन है 26 जनवरी 1965 को, ऑप्शन बी है 26 सितंबर 1965 को, ऑप्शन सी है 30 मई 1965 को, और ऑप्शन डी है 25 अगस्त 1965 को। तो जो है भाई भारतीय सेना ने टिथवाल पर जो आक्रमण किया था वो डेट आपकी है 26 सितंबर की। ओके सॉरी, हाँ 26 सितंबर बोले, 25 अगस्त की। 25 अगस्त 1965 ईस्वी को भारतीय सेना ने टिथवाल पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट होगा। आगे देखा जाए भाई, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, कच्छ के रण की भूमि कैसी थी? कच्छ के रण की भूमि कैसी है? कच्छ के रण की भूमि कैसी है? रेतीली है, या दलदली है, या दोमट है, या मरुस्थल है? तो कच्छ के रण की जो भूमि है ये कैसी है भाई? कच्छ के रण की जो भूमि है दलदली भूमि। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कश्मीर में पुंछ का क्षेत्रफल, कश्मीर में पूंछ जो इलाका है उसका क्षेत्र समुद्र तल से कितना ऊंचा है? तो पूंछ जो एरिया है कश्मीर का उसका समुद्र तल से जो ऊंचाई पर है वो कितनी ऊंचाई पर है? तो 86 फीट 8600 फीट की ऊंचाई पर। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट होगा, समुद्र तल से। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, अगला प्रश्न है कि भारत पाक युद्ध यानी भारत पाकिस्तान युद्ध जो 1965 में हुआ था उसमें समझौता कहाँ पर हुआ था उस युद्ध के बाद में? समरकंद समझौता, या ताशकंद समझौता, या यारकंद समझौता, या अफगानिस्तान में? बताइए। तो समरकंद में, ताशकंद में, यारकंद में, कहाँ पर हुआ था? तो ताशकंद में हुआ था, इसीलिए इसको ताशकंद समझौता भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अगर पूछे कि ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। प्रश्न अगला है कि सन 1965 ईस्वी में पाकिस्तान के द्वारा भारत पर आक्रमण करने की अवधि में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? सन 1965 ईस्वी में पाकिस्तान के द्वारा भारत पर आक्रमण करने की अवधि में भारत के मतलब प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे 1965 में? कौन थे भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे या लाल बहादुर शास्त्री? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद में कौन थे दूसरे प्रधानमंत्री अपने? लाल बहादुर शास्त्री जी। तो यही थे, ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट होगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता था? पश्चिमी पाकिस्तान जो था वो पूर्वी पाकिस्तान के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता था? औपनिवेशिकों का, या अलगाववाद का, या घृणा का, या भेदभाव का? बताएं। बढ़िया प्रश्न है। पश्चिमी पाकिस्तानी जो होते थे यानी जो पश्चिम के पाकिस्तानी है, पश्चिम के पाकिस्तान कौन? यानी जो वर्तमान पाकिस्तान है। पूर्वी पाकिस्तान कौन? जो बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश के साथ जो पाकिस्तान है कैसा व्यवहार करता था, किस प्रकार का? तो चूँकि पहले पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान में बांटा गया था, तो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के साथ किस प्रकार से व्यवहार करता था? तो भाई व्यवहार करता था औपनिवेशिकों जैसा, यानी कि उपनिवेश समझता था। जैसे कि जो इंग्लैंड था जिस प्रकार से भारत से व्यवहार करता था ठीक उसी प्रकार से। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट होगा। उससे भी कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा और घटिया ही कार्य कर रहा था। अगला प्रश्न, सन 1971 ईस्वी के भारत पाक युद्ध के समय भारत के विदेश मंत्री कौन थे? बताइए। सन 1971 ईस्वी के भारत पाक युद्ध के समय भारत के विदेश मंत्री कौन थे? लालजी टंडन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है राम राघव राय, ऑप्शन सी है मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी है सरदार स्वर्ण सिंह। बताइए। तो सन 1971 के भारत पाक युद्ध के समय जो भारत के विदेश मंत्री थे वो सरदार स्वर्ण सिंह जी थे। ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान के, बताएं, पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, वह क्या था? बताने का प्रयास करेंगे।
पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, वो क्या था? शिशुओं की हत्या थी, या बुद्धिजीवियों को मारना, स्त्रियों को का बलात्कार, या फिर ये तीनों चीज़ें? तो भाई पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ तमाम प्रकार के बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया था, शिशुओं की हत्या भी की थी, बुद्धिजीवियों को भी मारा था, स्त्रियों से बलात्कार भी किया था, यानी कि ये सभी क्या था? ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, पाकिस्तान ने भारत पर दूसरी बार आक्रमण कब किया? पाकिस्तान ने भारत पर दूसरी बार आक्रमण कब किया भैया? तो 3 दिसंबर 1971 को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। ओके, ये बात ध्यान रखें, खा ऑप्शन इज राइट आंसर। तो इस प्रकार से तमाम सारे प्रश्न आपके समझ में आ ही रहे होंगे। अच्छा, आपसे अगर प्रश्न पूछे कि भारतीय सेना ने जैसोर पर कब अधिकार किया, तो कब किया था? 6 दिसंबर 1971 को जो है भारतीय सेना ने जैसोर पर कब्जा कर लिया, यानी अधिकार कर लिया अपना। ओके, ये बातें ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बढ़िया प्रश्न है। आपसे पूछेगा कि भारत की नौसेना के पूर्वी बेड़े में कौन सा जलपोत श्रेष्ठ था? तो जो राजपूत जो था वही आपका श्रेष्ठ था। ऑप्शन नंबर इसका आपको जो प्रश्न पूछेगा, मान लेते पूछा जाए प्रश्न कि भारत की नौसेना के पूर्वी बेड़े में कौन सा जलपोत श्रेष्ठ था? ऑप्शन ए त्रिशूल, ऑप्शन बी विक्रांत, ऑप्शन सी राजपूत और ऑप्शन डी शेरे दिल। तो भाई ऑप्शन सी लगाइएगा, राजपूत। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ा जाए और इन मुद्दों को समझने का प्रयास करते हैं हम। अगला प्रश्न आपके समक्ष स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप लोग। अगला प्रश्न क्या है, चलिए स्क्रीन पर लाया जाए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। अगला स्क्रीन पर आपके प्रश्न आ चुका है। प्रश्न देखिए, बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है कि यह स्वतंत्रता संग्राम था, ये कथन किसका है? जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, ये जो एक प्रकार से क्या है? ये स्वतंत्रता संग्राम था, ये कथन किसका है? तो ईश्वरी प्रसाद, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा था ये स्वतंत्रता संग्राम था। कौन? 1857 वाला। ओके, ऑप्शन बी ये कथन है। अगला प्रश्न देखिएगा, नाना साहेब तथा तात्या टोपे ने विद्रोह किया, कब विद्रोह किया था इन दोनों ने? 4 फरवरी 1857 को, या 11 दिसंबर 1857 को, या फिर 2 जून 1857 को, या 5 जून 1857 को? बताइए। नाना साहेब और तात्या टोपे ने जो विद्रोह किया था वो 5 जून 1857 को किया था। ओके, 5 जून 1857 ईस्वी। ऑप्शन नंबर इसका द होगा, यानी कि डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिएगा, सैन्य व्यवस्था को देखने के लिए एक मिलिट्री बोर्ड की स्थापना की गई। सैन्य व्यवस्था को देखने के लिए एक मिलिट्री बोर्ड की स्थापना की गई। ऑप्शन ए दिया है कब की गई थी? ऑप्शन ए दिया है 1775 ईस्वी, ऑप्शन बी दिया 1750 ईस्वी, ऑप्शन सी दिया है 1780 ईस्वी, ऑप्शन डी दिया 1853 ईस्वी। बताएं। तो सैन्य व्यवस्था को देखने के लिए एक मिलिट्री बोर्ड की जो स्थापना की गई थी वो 1775 ईस्वी में की गई थी। कब की गई? 1775 में। क्या की गई? सैन्य व्यवस्था को देखने के लिए एक मिलिट्री बोर्ड की स्थापना की गई थी 1775 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, यानी कि आ प्रश्न का उत्तर करेक्ट होगा, आ ऑप्शन। अगला प्रश्न है, सोबराव की लड़ाई कब लड़ी गई? सोबराव की लड़ाई कब लड़ी गई भैया? सोबराव की लड़ाई कब लड़ी गई? ऑप्शन है 1408 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1846 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1684 ईस्वी में, और ऑप्शन डी है 1748 ईस्वी में। अच्छा, आ बाद सा दा लिखा है, तो आ माने ए, बा माने बी, सा माने सी और दा माने डी। ओके, बात ध्यान रखेंगे। तो सोबराव की लड़ाई कब की गई? बताइए, सोबराव की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो भैया 1846 में लड़ी गई। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। आगे देखिए, प्रश्न आपके स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा होगा। प्रश्न है, आपके समझ में आ रही चीज़ें, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आपकी सारी बातें समझ में आ रही हैं? अच्छा, ये बात हो रही पर आपको बता दूं कि ये लेक्चर जो है ये बीए के लिए भी है और बीएससी के लिए भी है। अगर आप बीएससी से जो है हैं, बीएससी में आप लोगों ने मिलिट्री साइंस लिया, सैन्य विज्ञान लिया है, तो भी आपको यही पढ़ना पड़ेगा। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा, तो भी आपको यही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने बीए लिया है तो भी आपको यही पढ़ना पड़ेगा, दोनों का सिलेबस सेम है। ओके, बीए करो चाहे बीएससी करो। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर तमाम सारी जानकारी आप ले लो। बाकी लिखित वाला मॉडल पेपर भी जल्दी आएगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सभी लोग वीडियो को लाइक करो और सभी दोस्तों के पास अपने वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जितने भी दोस्त आपके पास हैं सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जो है और भी मैं लेक्चर आपकी समझ प्रोवाइड करवा सकूँ। ओके, अगर आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल मिलिट्री कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम्स में आ सकता है। प्रश्न क्या पूछे कि प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल मिलिट्री कॉलेज जो है कि इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? देहरादून में प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल मिलिट्री कॉलेज की स्थापना की गई। कहाँ पर? देहरादून में। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे।
सिखों के अंतिम गुरु कौन थे भैया? सिखों के अंतिम गुरु जो थे गुरु गोबिंद सिंह थे। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न देखें, प्रश्न क्या है कि 100 बराहों की लड़ाई लड़ी गई थी। 100 बराहों की लड़ाई लड़ी गई थी किसके बीच में भैया? सिखों व अंग्रेज़ों के बीच में, या अंग्रेज़ों व मराठों के बीच में, या अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में, या सिख व मराठों के बीच में। तो 100 बराहों की जो लड़ाई लड़ी गई थी, 100 बराहों की जो लड़ाई लड़ी गई थी वो सिख और अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है 100 बराहों की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी? 100 बराहों की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी भैया? तो किस नदी के तट पर लड़ी गई थी? सतलज के, केतना के, फिर गंगा या झेलम, बताएं। तो जो 100 बराहों की लड़ाई थी वो जो है सतलज नदी के तट पर लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा। आगे देखिए, 100 बराहों की लड़ाई में ब्रिटिश कमांडर कौन था? लॉर्ड क्लाइव, या लॉर्ड डफ, या किचनर, या फिर लॉर्ड कर्जन, बताएं सभी लोग। 100 बराहों की लड़ाई में ब्रिटिश कमांडर जो था वो कौन था? तो उसका नाम था लॉर्ड डफ। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। लॉर्ड डफ जो था वो जब 100 बराहों की लड़ाई हुई थी अंग्रेज़ों और किसके बीच में? अंग्रेज़ों और सिखों के बीच में, तो उस समय अंग्रेज़ों का एक प्रकार जो कमांडर था वो कौन था? लॉर्ड डफ था। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 100 बराहों की लड़ाई में सिख सेना का नेतृत्व किसने किया था? 100 बराहों की लड़ाई में, प्रश्न क्या है, 100 बराहों की लड़ाई में सिख सेना का नेतृत्व किसने किया था? 100 बराहों की लड़ाई में सिख सेना का नेतृत्व किसने किया था भैया? रणजीत सिंह ने किया था, या तेज सिंह ने किया था, या हरि सिंह ने किया था, या नैनीहाल सिंह ने किया था, बताएं। तो 100 बराहों की लड़ाई में सिख सेना का जो नेतृत्व किया था वो तेज सिंह ने किया था। किसने किया था? तेज सिंह ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, तेज सिंह ने किया था। अगला बस देखिएगा, सिख पंथ के प्रवर्तक कौन थे? सिख पंथ के प्रवर्तक कौन थे? कौन थे भैया सिख पंथ के प्रवर्तक? तो रणजीत सिंह थे। कौन थे? रणजीत सिंह। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा। ओके, ऑप्शन नंबर इसका आ। अगला बस देखिएगा, सिख सैन्य संगठन हेतु खालसा नामकरण किसने किया? सिख सैन्य संगठन के लिए खालसा नामकरण जो किया वो किसने किया? गुरु गोबिंद सिंह ने किया, या अर्जुन देव ने किया, या रणजीत सिंह ने किया, या नानक देव ने किया? तो भैया किसने किया था? सिख सैन्य संगठन हेतु खालसा का नामकरण जो किया था गुरु नानक देव ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। चले, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अच्छा, आपसे अगर प्रश्न पूछे कि रणजीत सिंह की जो है किस मिसल से संबंधित हैं? ये जो है अहुलवालिया मिसल से हैं, या रामगढ़िया मिसल से हैं, या दुल्लेवालिया से हैं, फिर सुकर चकिया से हैं? किससे हैं भाई? ये सुकर चकिया मिसल से संबंधित है। कौन? रणजीत सिंह जी। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, सिखों के पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है? सिखों के पवित्र ग्रंथ का क्या नाम क्या है? गुरु गोबिंद साहिब। गुरु गोबिंद साहिब जो है ये सिखों का पवित्र ग्रंथ है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। एग्जाम में प्रश्न पूछे आपसे कि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अध्यक्ष मिस्टर मैगल्स ने ब्रिटिश संसद की घोषणा कब करी थी? 1857 ईस्वी में। ओके, ये सब बातें ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, उन भी चीज़ों को जानने का हम प्रयास करते हैं। ओके, अगला प्रश्न आपके समझिए कि सोमनाथ की लड़ाई कब लड़ी गई थी? बताएं, सोमनाथ की लड़ाई लड़ी गई। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि सोमनाथ की लड़ाई लड़ी गई। ऑप्शन ए है 1066 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1006 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1026 ईस्वी में, और ऑप्शन डी है 1025 ईस्वी में। बताएं, सोमनाथ की जो लड़ाई लड़ी गई थी वो 1026। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, यानी कि सा। अगला प्रश्न देखो, तराइन की निर्णायक लड़ाई कब लड़ी गई? तराइन की निर्णायक लड़ाई जो थी वो 1192। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, और जो दूसरा युद्ध तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा, 1192। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के हेस्टिंग्स किस लड़ाई को कहा जाता है? भारत का हेस्टिंग्स किस लड़ाई को कहा जाता है? झेलम की लड़ाई को, या महाभारत की लड़ाई को, या फिर हल्दी घाटी की लड़ाई को, या फिर तराइन संग्राम को? तो भारत का हेस्टिंग्स किसे कहा जाता है भैया? तराइन का जो संग्राम हुआ था, तराइन का युद्ध हुआ था, इसी को भारत का हेस्टिंग्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अगला प्रश्न है कि तराइन की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई? तराइन की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई भैया? तो किस नदी के तट पर लड़ी गई थी? तराइन की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई? तो ये सरस्वती नदी के तट पर लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि तराइन का द्वितीय संग्राम किसके मध्य लड़ा गया? बताने का प्रयास करें सभी लोग बताने का प्रयास करें भैया इस प्रश्न का उत्तर। तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था
तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गजनबी यानी महमूद गजनबी व हर्षवर्धन के बीच में हुआ था क्या? या फिर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में हुआ था? या मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था? या मोहम्मद गौरी और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में हुआ था? जो तराइन का जो लड़ाई हुई थी, वो तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 वाला, वो जो लड़ा गया था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया। किसी किसी बीच में? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, 1191 में मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया था, एकदम से आधमरा करके छोड़ दिया था, रपटा रपटा करके मारा था जो है पृथ्वीराज चौहान ने, उसको छोड़ दिया था उसमें। हाँ कि जाओ निहत्थों पर, अब वो निहत्था हो गया तो भाई हिंदू धर्म का यही नियम है कि जो है निहत्थों पर वार नहीं किया था। ये हिंदू जो है युद्ध नीति का एक प्रकार से अंग रहा है कि हम निहत्थों पर वार नहीं करते। भगवान राम जी ने भी रावण को निहत्था करके छोड़ दिया था, कहा कि हम निहत्थों पर वार नहीं करते, हम क्षत्रिय हैं। ऐसे ही जो है भारतीय युद्ध कला की विशेषता यही रही है कि वो निहत्थों पर अगर आप अस्त्र लेकर के आए हो और आप लड़ रहे हो और उसके बाद में आपका अस्त्र शस्त्र विहीन कर दे, उसके बाद में निहत्था कोई नहीं रहता। लेकिन उस समय पृथ्वीराज को सोच लेना चाहिए था कि हाँ ये निहत्था नहीं है, उसी समय अगर इसको मार देते तो आज ये सब जितनी जो सिचुएशन आ रही सामने वो ना आती, और तमाम प्रकार की जो एक प्रकार से इस समय या इस समय क्या जो एक प्रकार से जिस प्रकार से इस स्थिति में भारत है, इस स्थिति में ना पहुँचता। हालांकि वो जो है नियम कायदे देखने लगे कि हाँ इस समय नहीं। ये इतिहास में कहा जाता है, इतिहास की पुस्तकों में लिखा है, मूवी मैंने देखी नहीं है कि मूवी का देख करके बता रहा हूँ। ओके, बात ध्यान रखिएगा। निहत्था हो गया था वो पहले युद्ध में। चले, लेकिन तराइन का द्वितीय संग्राम किसके मध्य लड़ा गया था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। देख लीजिएगा मूवी आप लोग, हो सकता है इतिहास के बारे में कुछ जानकारी मिल जाए। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, पानीपत का प्रथम संग्राम कब हुआ था? पानीपत का प्रथम संग्राम कब हुआ था भैया? पानीपत का प्रथम संग्राम कब हुआ था? 1530 में हुआ था, 1526 में हुआ था, 1535 में हुआ था, या 1556 में हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम संग्राम हुआ था वो जो हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट। किसके किसके बीच में? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी जो था वो लोदी वंश का अंतिम संस्थापक, मतलब अंतिम राजा था, और वो एक प्रकार से दिल्ली सल्तनत का एक प्रकार से अंतिम ही बादशाह बोला जा सकता है वो था। और बाबर आता है और उसके पास, लोदी के पास 1 लाख सैनिक रहती है, बाबर के पास मात्र 25,000 सैनिक। लेकिन बाबर क्यों जीत जाता है? क्योंकि जो है घर के बेरी लंका ढावे वह वाली हाल क्या हुआ कि जो है इसके घर वाले ही कहीं ना कहीं पे इसका साथ नहीं दे पाए, और उसने ही खुद बुला लिया बाबर को। मतलब कि वैसे तो बाबर आक्रांता था, विदेशी था, आया, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि हाँ बाबर जो था वो एक प्रकार से आक्रांता तो था, लेकिन एक प्रकार से बुद्धिमान भी ज़्यादा था, और जो है एक प्रकार से योद्धा भी, कुशल योद्धा भी रहा है बाबर। तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं, और उसको साथ भी किसका मिल गया यहाँ भारतीयों का। जब अपने बुलाओगे कि हाँ आओ ये रजबा है, इसका ये कड़ी है, कमज़ोर कड़ी बताए दीन कि हाँ इधर से घुसोगे, ऐसे क्या करोगे, यहाँ पर छुपोगे तो ऐसे मारोगे, तो फिर उसके बाद में ऐसे से किया उसने और जीत गया। 25,000 की सेना और 1 लाख की सेना कहाँ इब्राहिम लोदी के पास, बाबर उसके सामने कुछ नहीं था, लेकिन तोपों का प्रयोग पहली बार उसी ने किया था। लेकिन फिर भी इतनी सेना थी कि उसको घेर करके तुरंत ख़त्म हो जाता, कुछ बचता नहीं। लेकिन एक प्रकार से क्या हुआ कि पहले से ही रणनीति बना ली। अगला बस देखिएगा, पानीपत के प्रथम संग्राम में बाबर के पास कितनी सेना थी? पानीपत के प्रथम संग्राम में बाबर के पास कितनी सेना थी भैया? तो पानीपत का जो प्रथम संग्राम हुआ था उसमें बाबर के पास मात्र 25,000 की सेना थी। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट होगा। अच्छा, तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग कैसे किया था इसने? ऐसा हुआ कि मान लेते हैं कि ये जो है इब्राहिम लोदी है, और ये क्या है? इब्राहिम लोदी इधर खड़ा है, और इसके बगल में कौन है? इब्राहिम लोदी के सामने जो है बाबर आ गया। अब इब्राहिम लोदी के पास बहुत सेना है, पीछे बहुत सेना ऐसे खड़ी हुई है, ये लाइन से एकदम से बड़ी सेना है। अब हुआ क्या कि जो पानीपत का मैदान है उसमें जंगल है, बड़े बड़े झाड़ियाँ हैं। अब बाबर ने पहले ही क्या किया था, 25,000 की सेना थी, इनमें से जो है लगभग 10,000 सेना इधर जो छुपा दी थी अपनी, इधर 10,000 सेना इधर छुपा दी थी, बची 5,000 सेना जो इधर थी उसको एक प्रकार से अपने साथ रखा था बाबर ने। अब हुआ क्या कि उसको लगा ही इब्राहिम लोदी को कि ये बाबर जो है बड़ी कम सेना इसके पास है, और क्या करो, उसने कहा अपने सैनिकों से कि जो पहले बाबर का सर काट करके हमारे सामने लाएगा उसको स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। इधर की इसके सैनिक जो है इधर दौड़ने लगे, सारे के सारे सैनिक इसको घेर लिए आकर के बाबर को जैसे सैनिकों ने घेरना प्रारंभ किया, 5,000 सैनिक जो थे उधर तब तक इधर लड़ रहे थे, बाबर जो है अलग था अपना,
उसके अलावा क्या हुआ, इसी बीच में था लेकिन अलग था, उसको घेर नहीं पाए। जैसे इधर सेना आती गई, इधर से तोप वगैरह चलाते गए ये लोग, सेना आती गई और इधर तोप चलाते गए, मरते गए। इस प्रकार से क्या हुआ, ज़्यादा सेना यहाँ तक नहीं पहुँच पाई। जो पहुँच जाती तोपों से बच करके, उसको ये 5,000 की सेना जो थी या फिर 10,000 की सेना जो बची थी यहाँ पर, हो सकता है 8,000 इधर लगाया हो, 8,000 इधर लगाया हो, बाकी सेना इधर रखी हो। तो इस प्रकार जो सेना बचती थी इसको इधर मार देता था। ये 3 तरफ से घेर लिया। उधर क्या हुआ, ये सेना जो कुछ सेना इधर बची थी वो सेना को भेज दिया कि इधर चले जाओ, ऐसे थे कि रणनीति इसको घेर लो अब। तो फिर इधर क्या हुआ, सेना अधिकतर इधर आ गई इसकी, इब्राहिम लोदी की। इधर सेना पहुंची तमाम सारी बाबर की। इधर क्या किया, राजा को घेर लिया, चेकआउट कर दिया। इधर घेर लिया राजा को, इब्राहिम लोदी को क्या कर दिया, चेकआउट कर दिया, यानी कि चेकमेट बोल दिया। अब क्या हुआ कि ये राजा जब बंदी बन गया, राजा को मार दिया, तो प्रजा क्या होगी, जितनी जो सेना थी वो छितर बितर हो गई। तो इसी प्रकार से तुगलकबाई नीति का प्रयोग किया था। 25,000 सेना थी मात्र बाबर के पास। अगला प्रश्न है, बाबर की सेना के अग्रदल को क्या कहते थे, तो जो है तौलगमा या फिर चंद्रावल या फिर बैरनगढ़ या फिर हरावल, बताएं भाई। तो बाबर की सेना के जो अग्रदल हुआ करते थे उसको हरावल के नाम से, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अकबर का जन्म हुआ था, अकबर का जन्म कब हुआ था, 1542 ईस्वी में। कब हुआ था, 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया प्रश्न है। ओके, चलिए। अच्छा, एग्जाम से प्रश्न पूछे कि मोहम्मद गौरी ने भटिंडा पर आक्रमण कब किया था, तो भटिंडा पर कब्जा कब किया था, 1190 में भटिंडा पर मोहम्मद गौरी ने कब्जा किया था। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। ये बात क्लियर होगी आपकी। इस प्रकार से आप लोगों ने समझा, ये आपका क्लियर हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। और आप लोग जो है और एक आपको दूंगा कि इंग्लिश लिटरेचर वाला छात्र हैं, इंग्लिश वाला मॉडल पेपर आप देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें बहुत सारे प्रश्न, लगभग 121 से अधिक प्रश्नों को बताया गया है। इसके अलावा प्राचीन इतिहास का मॉडल पेपर देख लीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्नों को, लगभग 100 से अधिक प्रश्नों को बताया गया है। आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। ये सब लेक्चर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, इसको एक बार ज़रूर देखिएगा। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, इसके अलावा इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जो दोनों हिस्ट्री मेडिकल और जो है ये दोनों हिस्ट्री आपके समक्ष हैं। इसके अलावा आप देखेंगे शिक्षा शास्त्र हो गया, संस्कृत हो गया, अंग्रेजी हो गया, हिंदी हो गया, और उसके अलावा आप देखेंगे रसायन विज्ञान आज हो ही गया। इसके अलावा आप देखेंगे मनोविज्ञान भी मैंने दे दिया आपको, होम साइंस भी मैंने आपको दे दिया। लगभग सारे सब्जेक्ट जितने आपके होते थे मेन उन सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर हमने दे दिए हैं। कोई डाउट आपका नहीं बचना चाहिए, अब एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। ये बात जो है एक प्रकार से प्रबल दावे के साथ बोल रहा हूँ, सारे के सारे प्रश्न आपके यही से आने की संभावना है पूर्ण रूप से। तो इस प्रकार से आपके समझ में सारी चीज़ें आई हुई होंगी, तो क्लियर होगी बातें। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सभी दोस्तों से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। ओके, धन्यवाद।